Hello everyone, welcome back to Ace the Clad. This is Ritik Sinha. So this is the second video of the Critical Reasoning 101 series. Alright, this video is titled The Basics of Critical Reasoning because in this video I will be talking about arguments, okay, premises and conclusions. इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में. I guess 10 से 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला. Need not worry about that. Okay, a request over here is कि if you like this video, if you like the content that is being presented, ठीक है, तो फिर ज़रूर इस वीडियो को like करना. This motivates me in a way, but more importantly, this feeds the YouTube algorithm, and more students and aspirants would be able to watch this video. Okay, so इतना background information के बाद let's start the video. Arguments की बात होगी इस वीडियो में, ठीक है. तो ये बताओ मुझे कि जब मैं आर्ग्यूमेंट बोलता हूँ तो व्हाट कम्स टू योर माइंड. आई एम श्योर कि ज़्यादातर घरों में, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये आता है दिमाग में कि एन एंग्री डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पीपल हु डिसएग्री विद ईच अदर. हिंदी में बोले तो विवाद, झगड़ा, बहस, इस तरह की बातें को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है. ये एक डिक्शनरी में इसका आर्ग्यूमेंट का ये मीनिंग भी है और सबको पता है ना. झगड़ा, बहस, विवाद की, जैसे हम बोलते हैं ना अपने छोटे भाई बहनों को कि मुझसे झगड़ा मत करो, मुझसे बहस नहीं करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी, है ना. इस तरह ये ही दिमाग में आता है जनरली जब आर्ग्यूमेंट की बात की जाती है. ओके, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है कि एन आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कंटेनिंग अ कंक्लूजन एंड एविडेंस सपोर्टिंग दैट पीस ऑफ कंक्लूजन. ये जो आर्ग्यूमेंट है इट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, या कभी कभी एक ही स्टेटमेंट में, एक ही सेंटेंस में हम उसे फ्रेम कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट को, कंटेनिंग अ कंक्लूजन. तो ऑथर जो है कुछ उस सेंटेंस या उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में कुछ कंक्लूड कर रहा है बेस्ड ऑन सम एविडेंस, ठीक है. अ गुड ओल्ड एग्जाम्पल इज कि यू नो व्हाट, सलमान खान इज द बेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. एंड my premise on that is, so I would say as a person making an argument, Salman Khan is the best actor in the world because he has won, let's say, 7 Filmfare Awards, ठीक है. Okay, are you getting me? तो जो Filmfare Awards है उसे मैं कनेक्ट किससे कर रहा हूँ? I am connecting it with being the best actor of the world. Okay, so इसलिए an argument is a set of statements containing a conclusion and evidence supporting that piece of conclusion. ये सेंटेंस या फिर ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि एविडेंस जो है वो अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रिलेटेड विद द कंक्लूजन. ओके, देयर आर टू टर्म्स ओवर हियर, राइट. तो दिस क्लेम एंड कंक्लूजन, दिस इज यूज्ड इंटरचेंजेबली. premise and evidence, this is also used interchangeably, right. तो क्लेम एंड कंक्लूजन ये एक टर्म हुआ और प्रेमिस और एविडेंस ये एक टर्म हुआ, है ना. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. क्लेम मतलब बस क्लेम करना, किसी चीज़ को कंक्लूड करना बेस्ड ऑन सम पीस ऑफ एविडेंस, और एविडेंस को ही हम प्रेमिस बोलते हैं. ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं. ये एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जो मैंने आज ही द हिंदू से लिया है. ओके, तो द ऑनगोइंग स्पेल ऑफ हैवी रेन इन चेन्नई हैज़ अगेन एक्सपोज्ड the vulnerability of the city, a coastal metropolis with a flat terrain to floods. Okay, तो जो चेन्नई की vulnerability है to the floods, it has been shown. The author is claiming this, है ना, and this has also raised more questions than answers about the government's preparedness to deal with the northeast monsoon. So this, अगर कोई पूछे आपसे कि ये पूरे सेंटेंस में, let's actually read the the subsequent sentence as well. The first spell of heavy rain of 21 centimeter, mostly in the early hours of Sunday, caught everyone by surprise. Despite storm water drains and waterways running to about 700 km being cleared in the last 4 months, no tangible improvement was seen in the problem of inundation. इस पूरे set of statements में अगर मैं पूछूं कि कंक्लूजन क्या है, या फिर इतना पूछ लो कि कंक्लूजन कौन से सेंटेंस में मौजूद है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, है कि नहीं. ओवर हियर द ऑथर इज क्लेमिंग कि जो चेन्नई है, इट्स वल्नरेबिलिटी हैज़ बीन शोन टू फ्लड्स. ओके, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो हैं गवर्नमेंट के ऊपर सामने आके खड़े हो गए. ओके, एंड जो ये सेंटेंस है इस पूरे स्टेटमेंट, इस पूरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में, ये स्टेटमेंट जो है कह सकते हैं ये एक एविडेंस है
कि क्या हुआ कि द फर्स्ट स्पेल ऑफ हैवी रेन टुक चेन्नई एंड इट्स सराउंडिंग बाय सरप्राइज, राइट, एंड जो है नो टैंजिबल इम्प्रूवमेंट वॉज सीन इन द प्रॉब्लम ऑफ इनंडेशन, जो फ्लड्स आ जाते हैं ना, नो टैंजिबल इम्प्रूवमेंट वॉज सीन। ये दोनों जो है इनफैक्ट 2 सेंटेंस है यहाँ पे, है ना। इस आर्ग्यूमेंट को इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। समझ गए होंगे कंक्लूजन क्या होता है, प्रेमिस क्या होता है। एंड बाय द वे, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहे तो प्लीज़ टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम कि एट ऋतिक_MNLUM, ठीक है। एक्चुअली अगर ये आपको प्रॉब्लम करे तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जो उसका डिस्क्रिप्शन है ना, प्रोफाइल बायो है, वहाँ पे लास्ट में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ऋतिक_MNLUM, ठीक है। या फिर मैं कई सारे मैसेज में डालते ही रहता हूँ। तो ये 2 टर्म यहाँ पे कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 समझ में नहीं आया, इसके बीच में अगर डिफरेंस समझ में नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, है ना। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो देयर आर 2 बेसिस पे इस वीडियो में बात करूँगा कि आर्ग्यूमेंट्स के क्या टाइप्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल स्ट्रेंथ, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, और अगला जो है साउंड वर्सेस अनसाउंड का होता है। ओके, साउंड आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पे लिखा है, आगे बात करते हैं। बेस्ड ऑन लॉजिकल स्ट्रेंथ, लॉजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है दोस्तों कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द आर्ग्यूमेंट, समझ रहे हो, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द आर्ग्यूमेंट, हाउ वैलिड इज द आर्ग्यूमेंट। ये सेंटेंस देखो आप, ऑल मैन आर मॉर्टल, जो इज अ मैन देयरफॉर जो इज मॉर्टल। ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट हुआ। मुझे ये बताओ कि बेस्ड ऑन, ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये कंक्लूजन है और ये 2 एविडेंस है ना। बेस्ड ऑन दीज 2 पीसेस ऑफ एविडेंस, हाउ डेफिनेटली या हाउ रीजनेबली कैन यू क्लेम दिस कि देयरफॉर जो इज मॉर्टल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैन लिया, कैपिटल M, मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो मैन जो है या फिर मैन जो है वो सबसेट है मॉर्टल का, एंड जो इज अ मैन, तो जो कम्स अंडर मैन या मैन, है ना। तो वी कैन फॉर श्योर कंक्लूड दैट जो इज मॉर्टल, है कि नहीं, समझ में आया। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट को जिसमें कंक्लूजन जो है वो 100% ट्रू होगा, उसे हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और वही अगर इन्फ्रेंस समझते हो ना, अभी इतने दिनों में कुछ पढ़ाई किए होगे तो आई गेस इन्फ्रेंस का मतलब पता ही होगा। अगर नहीं पढ़ाई किया तो प्रॉब्लम करने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। जेनिफर ऑलवेज लीव्स फॉर स्कूल एट 7 AM. Jennifer is always on time. Jennifer assumes then that if she leaves at 7 AM for school today, she will be on time. यहाँ पे मुझे बताओ कि how valid is this argument, और how logically, how much is the logical strength of this argument. क्या एक बार पढ़ लेते फिर से। Jennifer leaves for school, always leaves for school at 7 AM, और उसके वजह से it is apparent कि she is always on time, she reaches school on time. Whenever Jennifer leaves at 7 AM, she reaches her school on time, right? ये क्या है, ये दोनों pieces of evidence है, और यहाँ पे एक तरह से conclusion है कि Jennifer assumes then that if she leaves at 7 AM for school today, she will be on time, है ना। अब यहाँ पे समझता हूँ कि this conclusion is not 100% valid. ओके, assume करना मतलब किसी स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि this statement is not 100% true, कि that if she leaves for school at 7 AM, she would be on time. This is not 100% true, because हमें अलग तरीके के फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। जैसे कि वो मान लो अगर पैदल जाती है तो हो सकता है वो कहीं गिर जाए, है ना, थोड़ा हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए। अगर बस से भी जा रही है तो फिर हो सकता है उसका बस ख़राब हो जाए, है ना। तो दिस इज़ ट्रू,
कि हाँ भाई उसने हमेशा टाइम पे पहुंची है जब भी वो 7 बजे निकली है, बट इट इज़ नॉट 100%। वी कैन नॉट फॉर श्योर से कि अगर वो आज या फिर कभी भी अगर वो 7 बजे निकलेगी तो पहुंच ही जाएगी। आई एम सेइंग दिस इज़ रीजनेबली ट्रू, ठीक है, दिस इज़ रीजनेबली ट्रू कि हाँ भाई पहुंच जाएगी, मगर फॉर श्योर है ना, फॉर श्योर कोई गारंटी नहीं है, राइट? आर यू गेटिंग मी? सो इस तरह के आर्ग्यूमेंट को जहाँ पे रीजनेबली ट्रू होता है कंक्लूजन पर 100% गारंटी नहीं होती है, उसे हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और क्लैट के पर्सपेक्टिव से इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, बट ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? लेट्स मूव अहेड। साउंड वर्सेस अनसाउंड की बात कर लेते हैं। अ साउंड आर्ग्यूमेंट इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ ट्रू प्रेमाइसेस। तो जो साउंड आर्ग्यूमेंट जो होता है, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके जो प्रेमाइसेस होते हैं वो 100% ट्रू होते हैं। लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साउंड बट नॉट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। लॉजिकल मतलब वैलिड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और साउंड मतलब जो प्रेमाइसेस हैं वो 100% ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट पीस ऑफ एविडेंस इज दिस। बाय द वे, जो एविडेंस या फिर कंक्लूजन का जो ऑर्डर है, इट डज नॉट मैटर। कई बार पहले ही कंक्लूड किया जाता है ऑथर के द्वारा और उसके बाद जो है वो एविडेंस प्रेजेंट करता है, तो उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कभी भी कोई भी ऑर्डर हो सकता है। यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग दिस। टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ ओंटारियो, ओके, ओटावा इज इन ओंटारियो, देयरफॉर ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। ये क्या बात हुई, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ ओंटारियो एंड ओटावा is a city that is in Ontario, ठीक है, Ottawa, and from here we are concluding कि Ottawa is the capital of Canada. How can we conclude, है ना? यहाँ पे तो ऐसा कुछ लॉजिकली ट्रू नहीं लग रहा है, बट क्या ये आर्ग्यूमेंट साउंड है? तो हाँ, ये साउंड है, ठीक है, साउंड है, मतलब ये प्रेमिस ट्रू है और ये प्रेमिस भी ट्रू है, मतलब सच में ट्रू है कि हाँ भाई टोरंटो कैपिटल है ओंटारियो का कनाडा में, ओटावा भी जो है वो ओंटारियो में ही है और ओटावा जो है वो कैपिटल है कनाडा का, ठीक है, कभी गूगल कर लेना। दिस इज ट्रू। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स ट्रू, लेकिन और वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके प्रेमाइसेस ट्रू होते हैं ना, उसे हम साउंड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। तो साउंड आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ओके, साउंड बट नॉट लॉजिकल का एग्जाम्पल था। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल दैट इज लॉजिकल बट नॉट साउंड। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज 20,000, ओके, पॉपुलेशन 20,000, एंड जो पॉपुलेशन ऑफ पुणे है, पॉपुलेशन ऑफ पुणे दैट इज 19,000। देयरफॉर मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड दैन पुणे। तो ये तो एक सच नहीं, एक लॉजिकल बात कही हमने कि हाँ भाई, जब मुंबई की पॉपुलेशन 20,000 है, पुणे की 19,000 है, तो मुंबई की पुणे से ज़्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा है ये साउंड नहीं है, मतलब ये 100% ट्रू नहीं है। आपको पता होगा कि मुंबई की पॉपुलेशन 20,000 नहीं है, 2-4 करोड़ के आसपास है। पुणे की पॉपुलेशन भी 19,000 नहीं है, इट इज़ अराउंड 50-55 लैक्स, है ना, अराउंड, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो उन आर्ग्यूमेंट्स, तो ये एग्जाम्पल दो इट इज़ लॉजिकल बट इट इज़ नॉट साउंड, ठीक है। आई होप डिफरेंस जो है वो ज़्यादा अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इंडिकेटर वर्ड्स की बात कर लेते हैं, सिग्नल वर्ड्स भी बोलते हैं खान अकेडमी की भाषा में। सो इट सेज दैट while there is no guarantee that any one word or phrase is introducing the main conclusion of an argument, remember that many arguments have sub-conclusions. The following keywords are often found at the beginning of a conclusion sentence or a conclusion clause. Basically, these words are indicator words for conclusion. ठीक है? You can go through them once. Thus, therefore, hence, so, conclude. It follows that as a result, clearly, obviously, nevertheless, nonetheless, है ना? इस तरह के वर्ड्स जब भी आपको दिखे या फ्रेजेज जब भी आपको दिखे, ओके, तो इट्स नॉट 100% ट्रू, ठीक है, बट आप इन्फर कर सकते हो, इट वुड बी रीजनेबल टू से कि हाँ, जब इसके बाद कुछ सेंटेंस आए या इसके बाद जो भी
सेट ऑफ वर्ड्स आए, है ना, दैट वुड बी अ कंक्लूजन रीजनेबली, आप ये अज्यूम कर सकते हो, बट 100% ट्रू नहीं है। ओके, वैसे ही एविडेंस या फिर प्रेमाइस की अगर सिग्नल या इंडिकेटर वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे ये है बिकॉज, सिंस, बिकॉज, है ना, बिकॉज के बाद हम कुछ रीज़न देते हैं, ओके, टू सपोर्ट समथिंग प्रायर टू बिकॉज जो हम बोलते हैं, है ना, सिंस, आफ्टर ऑल, ऑन द ग्राउंड्स दैट, है ना, प्रेमाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट, गिवन दैट, अगेन वी गिव समथिंग रीजन, फॉर इज, आपको पता होगा, इज अ वीकर डिग्री ऑफ बिकॉज, ठीक है, डिग्री ऑफ, वीकर डिग्री ऑफ बिकॉज, एज शोन बाई, अगेन पॉइंटिंग की हम कुछ एविडेंस प्रेजेंट करने वाले हैं। दीज आर दी इंडिकेटर वर्ड्स जो कि बहुत काम में आते हैं। दीज आर दी इंडिकेटर वर्ड्स जो कि बहुत काम में आते हैं। लेट्स मूव अहेड एंड रीड सम मोर इंडिकेटर वर्ड्स। आप इससे गो थ्रू कर सकते हो। प्रेमाइस का है ना, बिकॉज, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेट, इंस्टेंस, इन फैक्ट, सिंस, कंटिन्यूएशन या फिर एक्सपेंशन, ये जो है ना आपको ओवरऑल किसी पैसेज को समझने में काम आएगा। किसी कोई आर्ग्यूमेंट करने के बाद अगर ऑथर उसी लाइन में बात करे, उसे ही आगे बढ़ाने की बात करे, तो ऐसे वर्ड्स यूज करता है वो कई बार। ऑल्सो, अनदर, फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, सिमिलरली, सेकेंड, थर्ड, एटसेट्रा, टू, है ना। सॉफ्ट ट्रांजिशन की अगर बात करें, मतलब सॉफ्ट ट्रांजिशन मतलब अब वो कुछ बात कर चुका है ना, कोई एक तरह की बात कर चुका है, अब वो वहाँ से थोड़ा सा ही और शी इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट आर्ग्यूमेंट, तो इस तरह के वर्ड्स यूज करता है ना। कहते हैं ना कि ग्रांटेड दिस, फिर वो कुछ और बात करते हैं, है ना। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन अगर हो तो ऑल्दो कंसिडर, स्ट्रॉन्ग कभी वीक में भी इस्तेमाल हो जाता है, बट ऑलमोस्ट समझ लो सिमिलर ही है स्ट्रॉन्ग और वीक ट्रांजिशन के वर्ड्स। ओके, ऑपोजिशन मतलब बिल्कुल ही अगेंस्ट बात की जाए तो देख सकते हो, सबसे पहले ही जो इंडिकेटर वर्ड है वो अगेंस्ट है। आर्ग्यू, कास्ट डाउट, क्लेम, कंटेंड, है ना, कंटेंड करना किसी चीज़ को, लेट्स से आर्ग्यू करना किसी चीज़ के अगेंस्ट, प्रेमाइस या एविडेंस लेके आना। कॉन्ट्ररी भी सिमिलर, डिनाई, रिफ्यूज़, रॉन्ग, इस तरह के वर्ड्स के बाद नॉर्मली ऑथर जो है कुछ अलग नहीं बोलूँगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट बात करने की कोशिश करता है। एज अ रिजल्ट, सर्टेनली, हेंस, इम्प्लाइज, इन एसेंस, देयरफॉर, दस, अनडिनाइबली, हमने यहाँ देखा ही, राइट। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने के बाद जनरली ऑथर जो है कंक्लूजन प्रेजेंट करता है। एंड हाउ टू वर्क ऑन दिस, सी दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक आई वुड से, ठीक है। ज़्यादा बस डिफरेंस समझने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत इंडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन लॉजिकल स्ट्रेंथ, है ना, या फिर आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द साउंडनेस ऑफ इट्स कंक्लूजन या फिर ऑफ इट्स प्रमाइसेस। कोई क्वेश्चन नहीं आते, इनफैक्ट किसी भी थ्योरी बेस्ड आप कोई भी थ्योरी पढ़ो, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, कुछ भी पढ़ो, तो उस पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ओके, लेकिन वो पता रहे तो फिर काफ़ी अच्छा होता है, पूरे पैसेज को समझने में आसानी होती है, आंसर करने में आसानी होती है। आई वुड से क्रिटिकल रीजनिंग को इन जनरल स्ट्रेंथन करने के लिए आपको रोज़ के रोज़ ओपिनियन सेक्शन पढ़ना चाहिए नेशनल डेलीज़ का। नेशनल डेलीज से आपको पता ही मतलब क्या है, द हिंदू होता है और इंडियन एक्सप्रेस होता है, सिनोनिम हो गया नेशनल डेलीज़ का इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में। आप टेलीग्राफ भी पढ़ सकते हो, द टेलीग्राफ, इट्स अ वेरी गुड बट अंडररेटेड न्यूज़पेपर, ठीक है। इंटरनेशनली पढ़ना है, इकोनमिस्ट, द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ओके, इस तरह के पढ़ सकते हो आप। ऑलराइट, नेशनल डेलीज ये सब पढ़ो और इन इंडिकेटर वर्ड्स को स्पॉट करने की जितनी कोशिश करोगे आपका बेस उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। क्या भाई, मैंने एज द क्लैड के चैनल पे कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें इसकी बात की जा रही थी कि अगर ऑल्सो आए तो देखूँ कि क्या जो ऑथर है वो उसी लाइन में बात कर रहा है, क्या ट्रांजिशन के लिए क्या वर्ड्स ऑथर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अपोजिट या फिर कॉन्ट्ररी क्लेम या कॉन्ट्ररी एविडेंस लाने की कोशिश कर रहा है ऑथर, तो किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा है, ठीक है। दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, सर्टेनली नॉट एग्जॉस्टिव, बट आपको इससे ब्रॉड आइडिया तो हो ही गया होगा, आई होप, ओके।
I hope this video was useful to you. I will be rolling out similar videos, है ना, critical reasoning के theory पे, and we would do some questions later as well. Please subscribe to the channel if you haven't already. Like this video, है ना. If you press the like button if you found this content useful, and share it with your groups, है ना. Channels ये सब पे आप share कर सकते हो. Alright, I hope this video made sense to you. I'll see you in the next one. Till then, goodbye, take care, and all the best.